नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को किया संबोधित। कहा 2014 से रिफॉर्म से बदली देश की दिशा और दशा। भारत बना दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। पिछले 12 सालों में 25 करोड़ लोगों को निकाला गया गरीबी से बाहर। अंतरिक्ष क्षेत्र की 20 स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। निजी अंतरिक्ष उद्योग की प्रगति और नई तकनीक पर हुई चर्चा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। सिलीगुड़ी में बीएसएफ को जमीन देने में बरती गई ढिलाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा जमीन देने में की गई टालमटोल। अब भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बनते ही इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर तेजी से हो रहा है काम। चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार सख्त। एहतियात के तौर पर उठाए गए कई कदम। कहा देश में चीनी की कोई कमी नहीं। एथेनॉल की वजह से चीनी के दामों में नहीं हुई बढ़ोतरी। H1N1 इन्फ्लुएंजा पर केंद्र सरकार सतर्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की समीक्षा। देश में फ्लू की स्थिति और तैयारियों का लिया गया जायजा। एली सारी मामलों, जांच और अस्पताल तैयारियों पर मंथन। अस्पतालों में बेड और क्रिटिकल केयर सुविधाओं की समीक्षा। आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक विशाखापत्तनम में संपन्न। 3 दिनों तक चली इस बैठक में देश और समाज की मौजूदा स्थिति, सेवा कार्य, भविष्य की चुनौतियों और आगामी कार्य योजना पर मंथन। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में सुधारों से मिल रही गति की विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सुधारों के इस सिलसिले को और रफ्तार देने की बात कही। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 12 वर्षों में देश की प्रगति की शानदार गति का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने वो सुधार गिनाए जिनसे युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। 2014 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने वालों के पुरखों ने अधिक उत्पादन पर दंड की नीति अपना रखी थी। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना उन सरकारों का तरीका था। इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बेसिक प्रिंसिपल का गला घोंट दिया था। और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने, अगेन आई रिपीट, इन लोगों के दरबारियों ने कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें केवल चुनावी घोषणाओं में विश्वास रखती थीं, जबकि आज की सरकार सुर्खियां बटोरने के बजाय लोगों के जीवन में सुगमता और सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। पीएम ने पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बना करके खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है। लेकिन हमने कोई दूसरा अप्रोच से काम शुरू किया। हमने हर घर की छत पर एक सूरज उगाने की ठान ली और आज देश के 50 लाख से ज्यादा परिवार
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। रेलवे में हुए सुधारों की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि इन प्रयासों से रेल दुर्घटनाओं में 90% कमी आई है। पीएम ने इंटरलॉकिंग और बायो टॉयलेट जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि दिल्ली मेरठ नमो भारत और दिल्ली मेट्रो में पंक्चुअलिटी 99.9% है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया। सम्मेलन के विषय साझा भविष्य का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के वैश्विक उतार चढ़ाव बताते हैं कि कोई चाहे न चाहे हर देश का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है। अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित विश्व नेता, शीर्ष कंपनियों के प्रमुख और नीति निर्माता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप कंपनियों के सीईओ और संस्थापकों के साथ बातचीत की। इस बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही 20 प्रमुख निजी कंपनियों के प्रमुख भी शामिल हुए और इनमें स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, गैलेक्सी आई जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां रॉकेट निर्माण, रीयूजेबल, सेमी क्रायोजेनिक लॉन्च व्हीकल, एवियोनिक्स, सैटेलाइट, आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम, अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़ी इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष मलबा हटाने, एआई आधारित मौसम और जलवायु तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। बैठक में भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की प्रगति, नई तकनीक और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों ने बताया कि भारत का निजी अंतरिक्ष उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ही अत्याधुनिक तकनीक और क्षमताएं विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनियों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार का आभार जताया। और वहीं पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि इन कंपनियों ने नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने की सोच को इन कंपनियों के आत्मविश्वास ने मजबूती दी है। पीएम मोदी ने स्पेस कंपनियों से तकनीक के नए उपयोग तलाशने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाली सेवाएं विकसित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम भारत और दुनिया के लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कंपनियों के बीच आपसी समन्वय पर बल दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ ज्यादा सहयोग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में कम उम्र से ही अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रति रुचि और जिज्ञासा बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 1 महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब गृह मंत्री उत्तर बंगाल पहुंचे हैं। अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे का सबसे अहम पहलू है चिकन नेक की सुरक्षा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश के बाकी हिस्सों को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील गलियारा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। गृह मंत्री ने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत से जुड़ने का बेहद अहम गलियारा है और सरकार इसकी अहमियत को बखूबी समझती है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है
चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। और वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल की सीमा है, वहीं ये कॉरिडोर दूसरी तरफ भूटान से जुड़ता है। इसी कॉरिडोर से एक छोर पर बांग्लादेश की सीमा लगती है और तिब्बत में चीन की चुम्बी घाटी इस कॉरिडोर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। चिकन नेक की सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति केवल सीमा पर जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं है। सरकार का जोर बॉर्डर फेंसिंग, सीमा चौकियों, बॉर्डर रोड, तकनीकी निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल टाइम समन्वय को मजबूत करना पर है। वहीं बांग्लादेश से सटी सीमा पर फेंस ब्रीच डिटेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है। इस सिस्टम के लगने के बाद फेंसिंग से छेड़छाड़ होते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट मिल जाएगा और इसके अलावा सीमा चौकियों को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही बॉर्डर तक पहुंचने के लिए सड़कों के जाल को भी बढ़ाया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश से सटी सीमा पर फेंसिंग को लेकर भी अहम कदम उठाया गया है। फेंसिंग को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने बीएसएफ को 1024 एकड़ से ज्यादा जमीन ट्रांसफर की है। इससे करीब 173 किलोमीटर सीमा पर बीएसएफ फेंसिंग का रास्ता साफ हो गया है। सीमा पर फेंसिंग का मकसद केवल अवैध घुसपैठ को रोकना नहीं है और इसके जरिए मानव तस्करी, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, मवेशी तस्करी और दूसरे सीमा पार अपराधों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। फेंसिंग के साथ तकनीकी निगरानी मजबूत होने से सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और उन पर कार्रवाई करना भी आसान होगा। अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे का एजेंडा केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, वंदे मातरम और विकसित भारत के लक्ष्य का भी जिक्र किया। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से बताए गए शक्ति की सप्तधारा का उल्लेख करते हुए युवाओं से 7 स्तंभों के आधार पर 2047 के विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। गृह मंत्री ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाने का अहम उसे बताया है और रक्षा शक्ति मजबूत करने और फूड प्रोसेसिंग को भी अहम कहा है। वहीं उन्होंने ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी को विकसित भारत विजन के लिए अहम बताया। साथ ही गृह मंत्री ने तकनीक और इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति को भी महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री जी ने देश को शक्ति देने वाली सप्त धाराओं का भी ऐलान किया है। मैन्युफैक्चरिंग पावर, रक्षा शक्ति, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, भारत का सॉफ्ट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की गति शक्ति, ये सभी 7 स्तंभ पर 2047 के विकसित भारत को खड़ा करने का आह्वान उन्होंने भारत के युवाओं को किया है। और वहीं सिलीगुड़ी के मंच से अमित शाह ने वंदे मातरम के मुद्दे पर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लाल किले से पूर्ण रूप से वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। वहीं उन्होंने कहा है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को जन भावनाओं को दरकिनार कर मन से नहीं स्वीकार किया गया था। गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से साफ संदेश दिया गया है कि सीमा सुरक्षा सुरक्षित होगी और वहीं पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा और इस सबके बीच जनभावनाओं का सम्मान और धरोहरों का भी सम्मान जारी रहेगा। त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 20 जुलाई 2026 को चीनी की कीमत 48.18 रुपए प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर 55.70 रुपए प्रति किलो हो गई है। सरकार ने कहा है कि वो कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर रख रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को एथेनॉल उत्पादन से जोड़ना सही नहीं है। एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022 से 23 में करीब 12% से घटकर 2025 से 26 में लगभग 9% रह गया है। देश में उत्पादित एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्के से आता है। चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी की प्रमुख वजह
कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ी मांग, मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और वैश्विक स्तर पर चीनी की आपूर्ति में कमी और इंडस्ट्री के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी इसमें शामिल है। मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन लगभग 306 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जबकि गन्ना उगाने वाले राज्यों का शुरुआती अनुमान लगभग 343 लाख मीट्रिक टन था, यानी अनुमान से कम उत्पादन। गन्ना उत्पादन पर गन्ने में रेड रॉट और टॉप बोरर बीमारी के साथ साथ भारी बारिश के कारण जल भराव का भी असर पड़ा है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर तक डीलरों पर 400 टन की स्टॉक लिमिट लगाई है। 1 सितंबर से थोक ग्राहक 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेंगे। साथ ही 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी दी गई है। वहीं सरकार के मुताबिक अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने के बाद चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं 20 अगस्त तक 2025 से 26 सीजन के गन्ना किसानों का 97% बकाया भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने से इस ढांचागत समस्या को हल करने में मदद मिली है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसीलिए एथेनॉल पर लगे आरोप ठीक नहीं है। त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने चीनी रिफाइनरियों को एडवांस एथोराइजेशन स्कीम के तहत मौजूद स्टॉक को घरेलू बिक्री में बदलने की अनुमति दी है, ताकि बाजार में तुरंत उपलब्धता बढ़े। सरकार ने चीनी उद्योग को साफ संदेश दिया है कि बिना वजह कीमतें बढ़ाना स्वीकार नहीं होगा। वहीं सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट लागू की है और इसे कम करने पर भी विचार किया जा रहा है और राज्यों को 15 अक्टूबर के आसपास गन्ने की पेराई शुरू करने की तैयारी के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बल्क यूजर्स को 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रखने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि त्योहारों के दौरान चीनी की उपलब्धता पर्याप्त रहेगी और कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। In October, when is the festive season, we would, let's say, release about 24 to 25 lakh tons. And also we start crushing in the month of October. So we are estimating, since the crushing will start early this year, by 15th of October, there will be about 10 to 12 lakh tons of additional sugar available in the month of October, which will ensure that the availability will be more than adequate to cater to the domestic requirements. However, as a matter of abundant precaution, government has also given an approval to have duty-free import of about 10 lakh tons of sugar, of raw sugar, and they've also decided that we will allow the refineries which are under the advanced authorization scheme. They are importing sugar, importing raw sugar, processing it, and then exporting. These sugar refineries have also been allowed to transfer the stocks that they're having under this advanced authorization scheme, to transfer the stock and convert it to domestic sales, so that immediately we'll have a relief. So as I said, these are all additional steps taken as a matter of abundant precaution. There is no justification for some of these players in the sugar sector to have hiked the prices. We are in fact aware. I have had meetings today with the sugar associations, both the Sugar Federation of the Cooperatives and also the ISMA, which represent the private sugar mills, and told them that what has happened over the past few days is not acceptable. The ex-mill prices for no reason have shot up from a level of around 47, 48 to a level of 62 in just about 7 to 10 days. And there is no reason why they have actually jacked up the prices. So we've conveyed our sentiments to the industry. I've also had around a meeting today with all the major states which are producing sugar. They've also been told to be in readiness to start the sugar crushing early, around 15th of October. We've also told them to come down heavily on the black marketeers, on the hoarders and the speculators. So we have right now a limit of 400 tons of stocks that you can hold. Government is also considering whether we can lower the stocks further, keeping in view the position available in the country. Besides which, we have told the sugar mills that when they are disposing the stocks, because this is what we found in the physical verification, that just to create an artificial scarcity, some sugar mills are selling the stocks but
only on paper. They're not selling it physically. So we have told that once you sell a particular quantity, that quantity must be disposed and given out in the market for the consumption of the end user. We also told that the bulk user means anybody who is having 10 tons or more of requirement every month. These bulk users should also not keep more than 15 days of inventory with them. I know we have also got representations. Some of the end users, bulk users feel that it is a little inconvenient. I agree, it may be a little inconvenient, but keeping in view the situation where some people are bent on hoarding the stocks unnecessarily without no reason when ample stocks are available, I think these are some steps that the government has taken of late which will ensure that the availability in the market improves, and I can assure that there will be no issue with regard to the availability of stocks in the festive season and beyond, and even the prices would remain stable. और वहीं सरकार ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को इथेनॉल के लिए चीनी डाइवर्जन से जोड़ने को पूरी तरह से निराधार बताया है। सरकार के मुताबिक इथेनॉल डाइवर्जन ने चीनी क्षेत्र को मजबूत करने के साथ गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। इस सीजन में किसानों के 97% गन्ना बकाये का भुगतान हो चुका है। सरकार ने 2022 से 23 के करीब 12% के मुकाबले इस साल इथेनॉल के लिए चीनी डाइवर्जन घटाकर करीब 9% किया है। वहीं अब देश में करीब 3/4 इथेनॉल अनाज खासकर मक्के से तैयार हो रहा है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। Again, we are making some of the stakeholders are trying to create the impression that the sugar prices have gone up only because of ethanol diversion, which is again completely baseless. See, ethanol diversion, if you will talk to industry or those of you who are aware of the sector would be knowing that ethanol diversion has been the single important factor for turning around not only the sugar sector but also ensuring timely payment to the cane farmers. For this season, we have already paid 97% of the cane dues, which is a historical high. And government is conscious of the fact that we were aware that the sugar production this year, when we were, let's say, made to know that the sugar production may be little less, so we have given lesser diversion for ethanol compared to what we used to do in 22-23. In 2022-23, we diverted almost 43 lakh tons of sugar, and that was in percentage terms around 12%. Of the total sugar stock was diverted. That is now gradually this year we've diverted about 28 lakh tons, and that's about 9%. So government is gradually now changing the feedstock mix, and greater quantity of ethanol is now coming from grain, particularly maize. So 3/4 of the ethanol being produced in the country is coming from grain, and only 1/4 is coming from sugar feedstock. And this too has ensured that the sector has, all the stakeholders of the sector have gained, and government will take whatever measures are required to ensure the consumers' interest and the interest of the farmers are protected, because that's the broad underlying intent of the government policy for the sugar sector. और चीनी की जमाखोरी और तय सीमा से ज्यादा स्टॉक रखने वालों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। राज्यों के साथ बैठक में ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं जो स्टॉक की जानकारी समय पर नहीं दे रहे हैं या तय समय सीमा से ज्यादा चीनी जो है वो रख रहे हैं। सरकार अगले एक सप्ताह में देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 10 टीमें भेजकर राज्य सरकारों के साथ जांच अभियान चलाएगी। वहीं चीनी के एक्स मिल भाव में महज 7 दिनों में करीब 4800 से बढ़कर 6200 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचने पर सरकार ने मिलों और उद्योग संगठनों से कीमतों में अनुचित बढ़ोतरी से बचने को कहा है। We have now had the states have been, I just had a meeting with the states also. The states have been told to act in the toughest possible manner against the elements who are hoarding, against the elements who are keeping stocks more than the required limit,
against elements who are not disclosing the stocks in time. So you will see more action coming in the next 1 week, where we are sending almost 10 teams to different parts of the country. And along with the state government, we will be carrying out these checks on these different entities that are stocking sugar. And I hope that this message will go, while I think the message has gone loud and clear to the industry, but I think through our actions in the next 1 week, the actions will also speak louder than words. The fact remains that the ex-mill price of sugar has shot up. As I said, from there is actually a vertical spike in the past 7 days, a vertical spike where the ex-mill price has gone up from 4,800 to 6,200 in a matter of 7 days. How do you explain that? So that is a discussion I've had with the mills, that with the associations, that they should not, they should be supportive of government policies. We have always been assisting the sugar sector, and we expect that they will not take advantage of these situations to the detriment of the consumers of the country. और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स की। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पैलेट गन का मुद्दा गर्म हो गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पहुंचकर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा किया। दरअसल राहुल पैलेट गन पीड़ित छात्र साहिल लोचब को लेकर एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। माहौल गरमाया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ थाने पर जमा होने लगी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई। हालात ऐसे बने कि कांग्रेस कार्यकर्ता और थाने में मौजूद पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने थाने के गेट बंद कर दिए और बैरिकेडिंग कर दी। यानी राहुल गांधी ने एक शिकायत दर्ज कराने के नाम पर बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन शुरू कर दिया। घंटों चले इस सियासी ड्रामे के बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि भाजपा के नेता राहुल गांधी के इस प्रदर्शन को अराजकता का नाम दे रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। और वहीं राहुल गांधी उस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं जो पहले से ही कोर्ट में है। सूत्रों के अनुसार जंतर मंतर हिंसा से जुड़ी सभी एफआईआर और पूरा घटनाक्रम पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और मामला अदालत की निगरानी में चल रहा है। इसमें पैलेट गन से जुड़ा हुआ मामला भी शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले भी पैलेट गन के मुद्दे को उठा चुके हैं। मॉनसून सत्र के दौरान भी संसद में जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल ने पैलेट गन वाली सियासत की थी। राहुल के धरना पॉलिटिक्स को बीजेपी कैमरा केंद्रित ड्रामा बता रही है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। और भाजपा के मुताबिक राहुल गांधी राष्ट्रगीत के अपमान वाले मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को छात्रों का रॉबिन हुड बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर
जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल जी ने ये शपथ उठाई है सामने रूप से कि जहां अन्याय होगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। जो पहलगंज का विक्टिम है लड़का, उसके साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, आपके हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नौजवान हैं, जिसको हम जैन जी कह रहे हैं, जिसने आगे आकर के देश के भविष्य को थामना है, उनके साथ आपका इस तरीके का व्यवहार कैसे हो सकता है? हमारा कर्तव्य था विपक्ष के तौर पर, राहुल जी लड़े और मजबूती से लड़े, मजबूती से उनकी आवाज़ उठाई। आज भी छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो वार पलटवार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग योजना लॉन्च की। नई योजना के तहत भारतीय मोबाइल ब्रांड विकसित किए जाएंगे। इससे MPMS अवधि में कुल मोबाइल फोन प्रोडक्शन 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इसका मुख्य फोकस उत्पादन का पैमाना बढ़ाने, घरेलू स्तर पर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जोड़ने और भारतीय इनोवेशन को बढ़ावा देने पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 साल की ये योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। इसका मकसद भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनाना है। मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है, एक मोबाइल फ़ोन में करीब करीब 1000 पार्ट्स होते हैं। अगर आप चार्ट देखोगे, ये 2026 का चार्ट है। इस चार्ट में आपको बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है और उसमें मैक्सिमम MSMEs है। मैक्सिमम ये जो प्रोडक्शन के कंपोनेंट प्रोडक्शन के इसमें इकोसिस्टम में आप देख रहे हो, मैक्सिमम MSMEs है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज़ डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए। इस योजना के तहत 2 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। पहला है बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन का उत्पादन और दूसरा भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को बढ़ावा देना। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2.25 से 5% तक इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं भारतीय ब्रांड्स को 5% इंसेंटिव मिलेगा। भारतीय डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त 3% इंसेंटिव का प्रावधान है। इसके अलावा मोबाइल फोन के प्रमुख कंपोनेंट्स और सब असेंबली की घरेलू खरीद को बढ़ावा देने के लिए 1.5% तक अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी योजना का मकसद मेक इन इंडिया से लेकर डिजाइन और कंपोनेंट्स तक पूरी वैल्यू चेन को भारत में मजबूत करना है। भारत पहले ही वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जाते हैं। साल 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैटेगरी भी बन गया। अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से इस रफ्तार को और बढ़ाने की तैयारी है। योजना के दौरान देश में करीब 39 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन उत्पादन का अनुमान है। साथ ही करीब 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले साल भारत में करीब 32 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हुआ और मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भारत से होने वाले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी श्रेणी बन गया है। Last year we manufactured 32 crore mobile phones in India. Mobile phones exports became the single largest category of items or goods or what we call merchandise exported out of India. और ये जर्नी कुछ ही वर्षों की जर्नी है। पिछले 10 वर्षों में if you look the time period behind that, we used to import all the mobile phones that we needed to. आज 99% से ज़्यादा जो भारत में यूज़ हो रहे हैं मोबाइल फोन्स, they are all manufactured in India, made in India. आसान नहीं थी ये जर्नी। इस जर्नी में सबसे पहले फोकस किया मोबाइल फोन्स की असेंबली। तब क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। ये क्रिटिसिज्म हुआ कि ये तो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है। विपक्ष के लोग, इंडस्ट्री में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, सब ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज करना उचित समझा, लेकिन वी persisted. From assembly we went to manufacturing of modules. Then we have now come down to manufacturing of the components and manufacturing of the materials which are used to manufacture the components, and also the machines which are used to manufacture the components and mobile phones. It's a very satisfying journey because it is also providing a large employment to our young friends. अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में today we have about 25 lakh persons employed. बहुत बड़ी संख्या है ये, और ये लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स ग्रोइंग रैपिडली। और आज निर्णय ले रहे हैं नेक्स्ट फेज ऑफ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को अप्रूव किया है, विच वी विल बी लॉन्चिंग टुडे। और उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। छात्र आंदोलन के दबाव में जहां सरकार ने कई भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया था, वहीं अब हाईकोर्ट ने सरकार के फैसलों पर रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार ने बिना पुख्ता कानूनी तैयारी के इतना बड़ा फैसला लिया, और क्या इस पूरे मामले में सरकार की कार्यप्रणाली ने छात्रों और नियुक्त अभ्यर्थियों दोनों को असमंजस में डाल दिया है। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। झारखंड में भर्ती प्रक्रियाओं में कथित धांधली के विरोध में छात्र आंदोलन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की मुसीबत फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने अब जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने जेपीएससी 11 से 13 सिविल सर्विस और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की परीक्षा के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 सितंबर तक का समय दिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं को सरकार के जवाब पर 14 सितंबर तक प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 15 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। पहला तो स्टे दिया है, जो भी लोगों को अपॉइंट किया गया था वो अपना काम कंटिन्यू करेंगे। सेकेंडली ये बात बोली गई है कि उन नोटिफिकेशंस पे हम स्टे लगा रहे हैं। थर्ड, उन्होंने कैटेगोरिकली डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जल्द से जल्द जवाब दायर कीजिए। कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया है। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने आनन फानन में फैसले तो लिए, लेकिन कोर्ट के सामने अपने फैसले का मजबूती से बचाव नहीं कर सकी। यही वजह है कि छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। छात्रों ने अब सरकार को अपना आंदोलन और तेज करने का अल्टीमेटम दिया है। जब सरकार को मौका दिया माननीय कोर्ट की भाई आप बताइए किस आधार पे बिना नोटिस का परीक्षाओं को रद्द किया, तो वहां पे सरकार मजबूती से क्यों नहीं रखा। सरकार का मंशा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कर रहे हैं। और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष, अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे। वहीं बीजेपी ने भी सोरेन सरकार पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। यहाँ सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है
जैसे राज्य सरकार ने स्क्रिप्ट रची थी, पहले उन्होंने जो आंदोलित छात्र थे उनको मूर्ख बनाया, उनके लिए सब एक बार ब्लैंकेट ऑर्डर निकाल के सारे लोगों को हटा दिया। उनको पता था कि ये जुडिशियल में स्क्रूटनी में नहीं टिकने वाला। जो सरकार मुख्यमंत्री को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को एंगेज करती है, जिनका पर डे का अपीयरेंसेस कई लाख में है, वो सरकार इस बार क्यों नहीं एंगेज करती है? दरअसल छात्र आंदोलन के दबाव के बीच सोरेन सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर धांधली के आरोपों के बाद जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी 11 से 13 सिविल सर्विस, बाल विकास परियोजना अधिकारी और फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत कुल 22 भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। साथ ही 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और वर्ष 2014 से हुई 17 अन्य नियुक्त परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की घोषणा की थी। सोरेन सरकार के इन फैसलों से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं जिन्होंने परीक्षाएं पास कर नियुक्तियां हासिल की थीं। हाईकोर्ट में इन मामलों की सुनवाई के साथ अब सरकार के फैसले के कानूनी आधार, जांच के निष्कर्ष और नियुक्त अभ्यर्थियों के अधिकारों से जुड़े सवाल महत्वपूर्ण हो गए हैं। रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में शुक्रवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में छात्रों और झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने की तैयारी में थे, तभी झामुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बहस के बाद मामला मारपीट में बदल गया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। घटना के बाद छात्रों में आक्रोश चरम पर है। विद्यार्थियों को डराने चमकाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग यहाँ आके हम लोग को धमकी दे रहा है। ये जो जेएमएम का दलाल लोग है, अब हम लोगों का पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना। हम लोग दे नहीं रहे थे तो हम पे झापड़ लगाया गया। हम लोग आ रहे थे उधर से, हम लोग रैली में अपना शांतिपूर्वक आ रहे थे और 2 लड़की हमारे जो पुतला को लेके आ रही थी साथ में, जेएमएम के जो कार्यकर्ता 6-7 वो पुतला को खींच करके दौड़ने लगा। और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना को सरकार की दमनात्मक कार्रवाई बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार से मिले छल के बाद छात्रों का गुस्सा लाजमी है, लेकिन फिर भी वे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हेमंत सरकार के गुंडों ने जिस प्रकार कृत्य किया वो निंदनीय है। मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि राज्य में अमन चैन हो। बच्चे बिल्कुल उत्पेलित है, गुस्सा में है, तब भी बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद भी जेएमएम को या हेमंत सोरेन को सरकार को रस नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार के जो गुंडे हैं, तो मैं गुंडा कहता हूं कि लाठी का लोग उपयोग कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती नहीं कि राज्य में कोई अमन चैन हो, वो चाहती है कि राज्य में अराजकता की स्थिति हो, राज्य में मारपीट हो, संघर्ष हो। तो ये जिस रास्ते पर वो चल पड़े, राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है और जेएमएम के सेहत के लिए भी वो ठीक नहीं। इसलिए जो बच्चों के मांग है सीबीआई से जांच, तो आप सीबीआई से जांच करा दी। H1N1 संक्रमण, जिसे इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, ये संक्रमण कई देशों में तेजी के साथ फैल रहा है और भारत में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। कुछ प्रदेशों में कुछ मरीजों की मौत की भी खबर सामने आई है। इसे लेकर अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं आप खांसी, बुखार, सिर दर्द या शरीर में दर्द के लक्षणों को मामूली बीमारी समझकर इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लक्षण H1N1 संक्रमण के भी हो सकते हैं। जी हाँ, H1N1 संक्रमण यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में 1700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक बुजुर्ग महिला की H1N से मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संबंधित अधिकारियों ने बैठक कर स्वाइन फ्लू की स्थिति की समीक्षा की है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों को मजबूत निगरानी और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जेपी नड्डा जी, स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमने बैठक रखी थी। हम पूर्णतः तैयार है, पेशेंट आए हैं
पेशेंट का इलाज हो रहा है, काफ़ी ठीक होकर घर जा चुके हैं और दिल्ली की जनता को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चिकित्सकों के अनुसार H1 संक्रमण, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है, इसमें आमतौर पर बुखार, खांसी और गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सिर में दर्द, शरीर में दर्द भी महसूस होता है। कुछ मरीजों में सांस लेने में परेशानी भी होती है। गंभीर मामलों में फ्लू संक्रमण फेफड़ों पर भी असर कर सकता है, जो निमोनिया का कारण बन जाता है। एम्स के डॉक्टर संजीव सिन्हा का कहना है कि जिन लोगों में ये लक्षण दिखाई दें, वे तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और जरूरी टेस्ट कराएं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, खांसी है, जुकाम है, आपको बॉडी एक है, फीवर हाई ग्रेड है, हेडेक है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से मिलकर जो भी एडवाइस डॉक्टर देता है उसको तुरंत फॉलो करें। और अगर ज़रूरत होती है तो थ्रोट स्वैब टेस्ट कराएं, नेजल नोज स्वैब और थ्रोट स्वैब टेस्ट कराएं। दिल्ली के कुछ अस्पतालों के डॉक्टर्स ने बताया कि मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में ज्यादातर स्वस्थ लोग अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए इन्फ्लुएंजा गंभीर हो सकता है। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक 62 वर्षीय महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उस प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें महिला का इलाज चल रहा था। महिला H1N1 स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाई गई थी। बहरहाल लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों के बाद सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर हैं और इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजधानी में मल्हार संगीत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों का आनंद लिया और आयोजन से जुड़े कलाकारों और सभी लोगों को बधाई दी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों की अपनी संगीत परंपराएं और शैलियां हैं, लेकिन संगीत पूरे देश को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी है। उन्होंने मल्हार को मानसून, नवजीवन और नई ऊर्जा का प्रतीक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत एक जीवंत परंपरा है जो समय के साथ लगातार विकसित हुई है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भारत की सभ्यतागत विरासत के संरक्षक और राजदूत बनने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि संगीत भारत की प्रभावी सॉफ्ट पावर है जो भाषा और सीमाओं से परे जाकर मित्रता, समझ और सद्भाव को बढ़ावा देती है। Music means it should not be only for the rich people. Music should be for everyone because music gives lot of peace in the mind. The word Malhar meaning a world of rain, clouds, fragrance, longing and joy is apt for this connect. In the Indian classical tradition, the Malhar family of ragas has long been associated with the monsoon. Our culture is always deeply connected with seasons. विशाखापत्तनम में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज संपन्न हो गई। गुडीलोवा स्थित विज्ञान विहार रेजिडेंशियल स्कूल परिसर में हुई इस बैठक में देश भर के 326 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 49 महिला प्रतिनिधि भी शामिल थीं। बैठक में आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। 3 दिनों तक चली इस बैठक में देश और समाज की मौजूदा स्थिति, सेवा कार्य, भविष्य की चुनौतियों और आगामी कार्य योजना पर मंथन किया गया। असम में आई भीषण बाढ़ के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों की भी समीक्षा हुई। संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिए चलाए गए कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। साथ ही जनसांख्यिकी बदलाव, घटती प्रजनन दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही इस बैठक में युवाओं और छात्रों में बढ़ते नशे के चलन पर भी गंभीर चिंता जताई गई। नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार और पुलिस के साथ साथ पूरे समाज की भागीदारी पर जोर दिया गया। पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। वहीं बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नवाचार
और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों को उभरती हुई तकनीकों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ब्रिक्स देशों के डिजिटल सहयोग को लेकर भारत का विजन साझा किया। सिंधिया ने बताया है कि ग्लोबल साउथ के लिए समावेशी, सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ दूरसंचार नेटवर्क तैयार करना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि डिजिटल तकनीक के जरिए सतत विकास, आर्थिक वृद्धि और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम जारी है। Has been a very successful couple of days of deliberations with all our esteemed ministers from across BRICS nations, and it has been our resolve to shape a vision for inclusive, secure, resilient and sustainable telecommunication networks and a digital future for the global south. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।